चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं SGPGI और राजस्थान CHO एग्ज़ाम की। तो अभी इस मंथ में आपका 5 दिन बाद राजस्थान CHO का एग्ज़ाम होने वाला है। आई होप कि आपका पेपर जैसा 2020 में आया था उसी तरीके का पेपर आए और वैसा ना भी आए, तब भी आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप पेपर में अपना पूरा 200% दे के आए। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई थिंक वेबसाइट पर जो एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं बहुत सारे लोगों ने डाउनलोड कर लिए होंगे, और जिन्होंने नहीं किए हैं तो वो लोग प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए एंड टाइम के लिए आप ना बैठे, ये चीज़ मैं आप सभी को बार बार कहती हूँ। आज की जो क्लास है हमारी, इसमें आपको OBG के जो बेस्ड ऑन योर आपका सिलेबस है SGPGI का, इवन आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है SGPGI लखनऊ के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर आपका जो पेपर है 22 मार्च 2023 को आपका पेपर है। आपके पास अभी 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो आपको डेली SGPGI की जिस दिन तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, आपको एक सेपरेट क्लास रहेगी जिसमें आपको पर्टिकुलर टॉपिक के साथ 5 से 6 क्वेश्चन GK GS के ऐड किए जाएंगे, जो आपके CHO में भी हेल्पफुल होंगे। लेकिन SGPGI का जो लोग पेपर दे रहे हैं, मैं बता दूं आपको, यदि GK GS आता भी है तो 1 या 2 नंबर का आएगा। 90% तो आपका नर्सिंग कवर कर लेगा, बाकी जो 10% और बचा हुआ रहेगा वो आपका कोविड के MCQs में चला जाएगा, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। आज की क्लास में मैटरनल हेल्थ के अलावा है जो यहाँ पर आज मॉर्निंग में कुछ अलग अलग राज्य के गवर्नर्स चेंज हुए हैं, राज्यपाल चेंज हुए हैं। आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि कहाँ के गवर्नर कौन हैं, तो जो जहाँ के थे कुछ उसमें से चेंज हो गए हैं। मान लीजिए बिहार के हैं तो वो अब अपकमिंग टाइम में किसी और स्टेट के लिए गवर्नर होंगे, बिहार का कोई और बन जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम जो हमारा आज का टॉपिक है मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी, उसको आगे क्लियर करेंगे। तो मैंने यहाँ पे देखी लिस्ट वाइज पूरे जो नए गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके लिए लिखना हेल्पफुल हो स्क्रीनशॉट एज यू विश। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया त्रिविक्रम पार्निक है, अब ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कहलाएंगे। कहाँ के? अरुणाचल प्रदेश के। कावलिया आप नाम याद रखें, इतना ही आपके लिए काफ़ी है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अब सिक्किम के गवर्नर हैं, और इन्होंने आज से ही अपना कार्यभार ग्रहण किया हुआ है। जो टेन्योर है इनका आज से ही स्टार्ट हो गया है। CP राधाकृष्णन, ये कहाँ के हैं? ये हैं झारखंड के। CP राधाकृष्णन है जो अब झारखंड के नए गवर्नर हैं। जो भी लोग झारखंड CHO का पेपर दे रहे हैं वो लोग याद रखें। बिहार का दे रहे हैं तो भी याद रखें, किसी भी स्टेट का दे रहे हैं तो भी याद रखें। आपके लिए आ सकता है कि नए गवर्नर कौन है झारखंड के, तो वो CP राधाकृष्णन। फिर आता है शिव प्रताप शुक्ला गवर्नर है हिमाचल प्रदेश के। गुलाब चंद कटारिया ये असम के गवर्नर है। जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नज़ीर नाउअडेज ये आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। अब आपको एक चीज़ में बिल्कुल भी जो डाउटफुल नहीं होना है कि जो आंध्र के गवर्नर पहले थे वो अब कहाँ के हो गए, तो वो चीज़ें आपको आगे हम बताएंगे। तो जो जस्टिस रिटायर्ड S अब्दुल नज़ीर हैं आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर हैं। विश्वभूषण हरिचंदन ये अब छत्तीसगढ़ के गवर्नर हैं। अभी तक छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है सुश्री अनुसुईया उइके, अभी मणिपुर राज्य की गवर्नर बनी, जो अब अपना एज अ कार्यभार टेन्योर के तौर पे जाएंगी सुश्री अनुसुईया उइके, ये अब मणिपुर की गवर्नर बनेंगी। पहले और रिसेंट तक ये कहाँ की थी? छत्तीसगढ़ की। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर कौन होंगे? विश्वभूषण हरिचंदन। फिर फागू चौहान, नाम याद होगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया है। फागू चौहान जो बिहार के गवर्नर थे वो अब मेघालय के गवर्नर होंगे। और जो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे राजेंद्र विश्वनाथ अर्केलकर, अभी बिहार के गवर्नर होंगे। ये देखिए, आपको डाउट में नहीं जाना है कि जो फागू चौहान है ये अभी तक बिहार के गवर्नर थे, अभी मेघालय के होंगे। लेकिन जो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर हैं ये पहले हिमाचल प्रदेश के थे, बट नाउअडेज ये अपना जो एज अ गवर्नर का चार्ज ग्रहण करेंगे कहाँ के लिए? बिहार के लिए। तो यदि बिहार के अपकमिंग गवर्नर पूछें तो वह राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेलकर।
फिर आता है महाराष्ट्र, जो कि सबसे बड़ा यहाँ पर एक अच्छा डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का। रमेश बैस, कौन है? रमेश बैस, जो कि अब गवर्नर होंगे कहाँ के? महाराष्ट्र के। जो पहले झारखंड के गवर्नर थे, अभी महाराष्ट्र के गवर्नर के तौर पर इनको पोस्ट किया जाएगा। लद्दाख के जो लेफ्टिनेंट जो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ के अब जो नए गवर्नर होंगे, पहले अरुणाचल प्रदेश के थे, अब इस बी.डी. मिश्रा, श्री बी.डी. मिश्रा ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा हैं, जो रिटायर्ड हैं, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, लेकिन अब वे लद्दाख के गवर्नर कहलाएंगे। तो ये थे आज के आपके जीएस और जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है गवर्नर की लिस्ट को लेके या फिर आपको स्टडी मटेरियल को लेके, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं अपने नर्सिंग के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर मैंने गवर्नर की लिस्ट आपको आज इसलिए ऐड की हुई थी क्योंकि आज ही चेंज हुए हैं, मॉर्निंग में इनको चेंज किया गया है अलग अलग स्टेट वाइज गवर्नर को। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, इसलिए मैंने इनको ऐड किया है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन बिगन्स एट द सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा and slide down the birth canal like a folded umbrella. This method of placenta separation is referred as। तो यहाँ पर प्लेसेंटा सेपरेशन की एक मेथड है जिसमें प्लेसेंटा कहाँ से जो सेपरेशन होगा, कहाँ से? सेंटर पार्ट से होगा, नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ का मतलब है जैसे आप अम्ब्रेला खोलते हैं तो जो अम्ब्रेला पूरा उठा सा रहेगा उस तरीके से। तो यहाँ पर प्लेसेंटा का इस तरीके का सेपरेशन क्या कहलाएगा? ब्रांट एंड्रयूस मैकेनिज्म, स्लट्ज मैकेनिज्म, डनकन मैकेनिज्म या फिर रिक्टगेंस मैन्यूवर। ये सभी एग्जाम में आपको आते हैं, ऐसा नहीं कि आपको आते नहीं है, सब आपको एग्जाम में आते हैं। तो ये जो यहाँ पर मैन्यूवर या फिर मैकेनिज्म कहलाएगी, ये कहलाएगी स्लट्ज मैकेनिज्म। डनकन होती है और स्लट्ज होती है, दोनों प्लेसेंटल सेपरेशन के लिए मैकेनिज्म है। तो स्लट्ज मैकेनिज्म, इसमें अम्ब्रेला सेंट्रल पार्ट से डिटैच होगा। जनरली जो प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होता है सेंट्रल पार्ट से होगा। देखिए यहाँ से अम्ब्रेला शेप टाइप से होगा। तो क्या होगा? ये बहुत ही अच्छी और बेस्ट मेथड है किसकी? प्लेसेंटा डिटैच होने की, अलग होने की। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में प्लेसेंटा का डिटैचमेंट होता है, मतलब प्लेसेंटा बाहर आएगा। लेकिन जो डनकन मैकेनिज्म, मैथ्यूस डनकन मैकेनिज्म, इसमें प्लेसेंटा देखिए मार्जिन से डिटैच होगा, और जो डिटैच होगा बीच में कुछ क्लॉट बनेंगे, और यही क्लॉट यदि बनते हैं तो क्या आगे जाके कॉज करते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज के लिए, तो ये कॉज करेंगे ही करेंगे, और क्लॉट और थ्रोम्बस का फॉर्मेशन भी ये करेंगे। जो बेस्ट मेथड होती है प्लेसेंटा सेपरेशन की वो होती है स्लट्ज मैकेनिज्म, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा सेंट्रल पार्ट से डिटैच होगा, मार्जिन से होगा, साइड से होगा, तो ये कहलाएगी आपकी डनकन मैकेनिज्म। अब प्लेसेंटा सेपरेट कौन सी स्टेज में होता है? तो प्लेसेंटा सेपरेट होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में। फर्स्ट स्टेज में सर्वाइकल डायलिटेशन होगा, सेकेंड स्टेज में फीटस बाहर आएगा, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा बाहर आएगा, चौथी स्टेज होगी ऑब्जर्वेशन वाली स्टेज। अब यहाँ पर यदि आपको पूछें, क्योंकि अलग अलग स्टेज से भी आपको क्वेश्चन आते हैं, हम एक सेपरेट सिंगल क्लास में 30 मिनट की क्लास में पढ़ेंगे पूरी स्टेज, और उनसे आपको क्या MCQs आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ लेबर आता है, आपको पूरे स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हैं, या फिर कौन सी स्टेज कितने ड्यूरेशन की होती है सब। तो यहाँ पर भी जब प्लेसेंटा सेपरेट हो गया, यदि ये प्लेसेंटा 30 मिनट तक, यदि ये प्लेसेंटा 30 मिनट तक बाहर नहीं आता है, तब इसको हम क्या कहेंगे? तब इस सिचुएशन को क्या टर्म है जो यूज़ किया जाएगा कि प्लेसेंटा बाहर नहीं आया है और टाइम के पहले आ जाता है, तब हम उसको क्या कहेंगे? तो लेबर में 30 मिनट के पहले, या फिर हम ये कह सकते हैं मैक्सिमम ड्यूरेशन 30 मिनट दिया जाता है, जनरली 15 में बाहर आ जाता है, लेकिन 30 मिनट तक यदि यही प्लेसेंटा बाहर नहीं आता है तब हम इसको कहेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहेंगे? रिटेन्ड प्लेसेंटा। और रिटेन्ड प्लेसेंटा का कारण ही क्या होता है कि प्रॉपर बेबी के एक्सपल्सन के बाद प्रॉपर जो कॉन्ट्रैक्शन आने चाहिए वो ना आएंगे, तो प्लेसेंटा के कुछ बिट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं अंदर ही रह जाएंगे, वो कहलाएगा रिटेन्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रीविया एक टर्म होता है, प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज होता है एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। इसमें
टाइम के पहले ही प्लेसेंटा डाउन साइड आ जाएगा। जनरली सेंटर पार्ट में अटैच होता है, लेकिन जो सर्वाइकल ओस है इसको कवर कर लेगा तो वो कहलाएगा प्लेसेंटा प्रीविया। ये सभी प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं, एक सेपरेट क्लास में आपको ऑलरेडी समझाई गई हैं। सेकंड चैनल है, वहाँ पे भी आपको प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में बहुत ही क्लियर अच्छे से समझाया गया है। नेक्स्ट वन इज द व्हाट इज़ द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इनमें से कोल्ड सोर के लिए कौन से ऑप्शन है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं प्रॉपर रहेंगे। कॉन्टैक्ट विद द फेसेस ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या फिर ईटिंग रोटन फूड। तो कौन सा ऑप्शन है जो कोल्ड सोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो होगा किसिंग। ये देखिए जो कोल्ड सोर्स है जिसको हम हर्पीस लेवियालिस भी कहेंगे, जो कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से होगा, और इसका जो इन्फेक्शन है किसिंग के थ्रू होगा, क्योंकि ये ओरल आपकी कैविटी को इफेक्ट करेगा। हर्पीस सिम्प्लेक्स है जो सेक्सुअली कॉन्टैक्ट से भी होगा आपको, लेकिन यहाँ पर ओनली कोल्ड सोर्स की बात हो रही है। तो ये देखिए लीजन्स हैं आपको इस तरीके से बनेंगे। लिप्स के यहाँ पर जो एंगुलर एरिया है लिप्स का, वहाँ पर ओरल कैविटी में लिप्स में, तो ये क्या कहलाएंगे, कोल्ड सोर्स से होंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस से। और यहाँ पर इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, कोल्ड सोर या फिर हर्पीस लेवियालिस, जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट वन इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इन फीमेल टेक्स प्लेस इन द। तो जो फर्टिलाइजेशन है कहाँ पे होता है, सबको पता है, ओविडक्ट में, यूट्रस, वेजाइना या फिर सर्विक्स। फर्टिलाइजेशन ओविडक्ट में होता है, एम्पुला पार्ट में। जो ओविडक्ट है फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ यूटेराइन ट्यूब इज नोन एज। फैलोपियन ट्यूब और यूटेराइन ट्यूब में यदि इन्फ्लामेशन होता है तो हम इसको क्या कहेंगे, ऊफोराइटिस, मीजोमेट्राइटिस, पैरामेट्राइटिस या फिर साल्फिंजाइटिस। तो जो यूटेराइन ट्यूब में इन्फ्लामेशन होता है उसको कहा जाएगा क्या, साल्फिंजाइटिस। क्या कहलाएगा, साल्फिंजाइटिस। ऊफराइटिस का मतलब होगा ओवरी में। नेक्स्ट वन इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के लिए कौन सा है जो कॉज करेगा क्या, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, लूपस, क्राउप, ब्रुसाइटिस या फिर ट्राइकोमोनास। तो यूरेथ्रा वेजाइना में जो इन्फेक्शन कॉज करने का काम होता है वो होता है ट्राइकोमोनास। क्या है, ट्राइकोमोनास। जो एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करके दी गई है उसके बाद भी यदि आगे तक जाती है तो वो प्रेगनेंसी कहलाएगी यहाँ पर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। क्या कहलाएगी, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। यहाँ पर ईडीडी कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, टोटल ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल प्रेगनेंसी यदि आता है आपको तो होता है 280 दिन या फिर 40 वीक। यदि इससे ज़्यादा प्रेगनेंसी कंटिन्यू होती है तो वो कहलाती है क्या, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। फुल टर्म प्रेगनेंसी की बात करें तो 9 मंथ या फिर 38 वीक हम कह सकते हैं, लेकिन जो जो डिलीवरी है 37 वीक के पहले ही हो जाती हैं वो कहलाती हैं प्री टर्म, और यदि 42 वीक्स के बाद जाती हैं तो वो कहलाती हैं पोस्ट टर्म। और नॉर्मल कितना ड्यूरेशन रखा जाता है, 40 वीक्स और 280 डेज। तो यहाँ पर कैलकुलेट कैसे की जाती है ईडीडी, कैलकुलेट करने के लिए लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड का फर्स्ट डे, एलएमपी का पहला दिन प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे ऐड करके है जो आपकी ईडीडी कैलकुलेट करके निकाली जाती है। ये क्या है, नेगल्स रूल है, एग्जाम में आपको आता है जो मैंने अभी आपको बताया। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के साइन आते हैं मेनली एग्जाम में। तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में क्या होगा कि जो वर्निक्स सिजोसा है, बेबी के ऊपर जो चीज़ी सब्सटेंस लगा होता है वो एब्सेंट रहेगा, प्लेसेंटल कैल्सिफिकेशन होगा, फिर होगा स्कैंटी सैफ्रॉन कलर्ड मेकोनियम जो क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है, ओलिगोहाइड्रोमनियस देखने को मिलेगा। जैसे जैसे प्रेगनेंसी 36 वीक के बाद आगे को कंटिन्यू होती है वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल, जो एएफआई इंडेक्स है वो कम होने लगता है। जब एएफआई इंडेक्स कम होगा, एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है तो वो कहलाता है ओलिगोहाइड्रोमनियस। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में ओलिगोहाइड्रोमनियस देखने को मिलेगा। बच्चे के जो नेल्स हैं उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी, बेबी की स्किन क्या है, रिंकल्ड देखने को मिलेगी। तो ये सभी क्या है, साइन है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब होगा कि जो डिलीवरी है, डिलीवरी की जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज है वो बहुत फास्ट हो जाए, स्पेशली अंडर 2 आवर में।
मतलब फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सर्वाइकल डायलिटेशन होगा। सेकंड स्टेज में क्या होता है, बेबी का एक्सपल्सन होगा। तो ये जब सर्वाइकल डायलिटेशन से लेके बेबी के एक्सपल्सन तक की स्टेज है विदिन 2 आवर में हो जाती है, तो ये कहलाएगा प्रेसिपिटेट लेबर। फिर आता है यहाँ पर जो ऑप्शन में बताया गया है स्मॉल फॉर डेड बेबी। स्मॉल फॉर डेड बेबीज का मतलब है ऐसे बेबी जिनका जो पूरा टर्म प्रेगनेंसी है वो कंप्लीट रहा है, 40 वीक्स के बाद भी उनका जो वेट है वो क्या है, बिल्कुल कम है, तो क्या कहलाता है, स्मॉल फॉर डेड बेबी या फिर रिटार्डेड बेबी, ग्रोथ रिटार्डेड बेबी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच स्टेज ऑफ लेबर एपिजियोटोमी इज परफॉर्म्ड। तो एपिजियोटोमी और पेरिनियोटोमी क्यों की जाती है, बेबी का जो हेड है वो वेजाइना में क्या होने लगता है, फंसने लगता है, इसलिए एपिजियोटोमी की जाती है। एनल एरिया वेजाइना के बीच में कट लगाया जाता है, तो वो प्रोसीजर कहलाता है एपिजियोटोमी। जो अब एपिजियोटोमी कौन सी स्टेज में की जाती है, तो बेबी का हेड कौन सी स्टेज में बाहर आता है, तो वो आएगा सेकेंड स्टेज में। तो एपिजियोटोमी भी की जाएगी सेकेंड स्टेज में, सर्जिकल इंसिजन लगाया जाएगा पेरिनियम एंड पोस्टीरियर वेजाइनल वॉल के बीच में। और यहाँ पर जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में एक कट लगाया जाएगा, तो इससे क्या होगा, जो बेबी का हेड है, जो पेल्विक प्रेशर इसके पड़ने के कारण बेबी है जो इजीली एक्सपेल हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसीलिए एपिजियोटोमी की जाती है। इसके फिर टाइप्स भी होते हैं, तो वो भी आप मीडियोलेटरल ट्रांसवर्जन जे शेप्ड एपिजियोटोमी। जनरली जो सक्सेसफुली होती है वो होती है मीडियन और मीडियोलेटरल को मेनली है जो डॉक्टर्स प्रेफर करेंगे एज कम्पेयर टू ट्रांसवर्स और जे शेप्ड एपिजियोटोमी के। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच सिम्टम इज डिफ्रेंशिएट प्री एक्लेम्सिया टू एक्लेम्सिया। अब दोनों कंडीशन क्या है, प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लड प्रेशर, जब प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ेगा वो कंडीशन एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। अभी अब दोनों में ऐसा है कौन सा सिम्टम है जो प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से डिफर करेगा, अलग करेगा, कन्वल्जन्स, हाइपरटेंशन, प्रोटीन यूरिया या फिर एडिमा। तो जो साइन प्री एक्लेम्सिया को एक्लेम्सिया से डिफ्रेंशिएट करेगा, अलग करने का काम करेगा, वो होंगे कन्वल्जन। कभी भी जो प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन है इसमें कन्वल्जन्स नहीं आते हैं, लेकिन एक्लेम्सिया में कन्वल्जन्स आते हैं। और जो ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में आती है तो वो मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, MgSO4 है, जो ट्रीट करने के लिए दी जाती है एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया के लिए। लेकिन MgSO4 के भी कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, दैट मीन्स कुछ केस में हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर यदि डिफ्रेंशिएट करने का एक सिम्टम पूछते हैं तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर हाई होना, प्रोटीन यूरिया, एडिमा, कन्वल्जन। लेकिन कन्वल्जन जिसको हम क्या कह सकते हैं, सीजर्स कह सकते हैं, तो वो किस में आएंगे, वो आएंगे एक्लेम्सिया में, जिसको हम एक्लेम्टिक फिट्स भी कहेंगे। और ये क्या है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी के केस में आएंगे एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट वन, ऑल आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ PPH एक्सेप्ट। तो जो पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन होती है इसके सभी साइन है किसी एक को छोड़कर, डिक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो जो साइन है PPH के वो क्या है, सब हैं किसी एक को छोड़कर। तो BP जो पोस्टपार्टम हेमरेज है इसमें हमेशा ब्लड लॉस हो रहा है, तो क्या होगा, जब फ्लूइड लॉस होता है बॉडी से तो BP कभी भी नहीं बढ़ता है, इवन क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पर जो आपका साइन नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन में डिक्रीज्ड बीपी, इंक्रीज्ड हार्ट रेट या फिर अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग। तो PPH में अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग होती है जब ब्लड लॉस मोर देन 500 ml हो जाता है। हार्ट रेट भी बढ़ेगी, यहाँ पर ब्लड प्रेशर है कम होगा ना कि बढ़ेगा। तो यहाँ पर अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर होगा इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन आपको यदि आता है तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। क्योंकि कभी भी पोस्टपार्टम हेमरेज हो गया फिर कोई भी फ्लूइड लॉस एग्जाम में आपको आता है तो कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर टाइप ऑफ PPH आते हैं, तो प्राइमरी, पोस्टपार्टम और सेकेंडरी। यदि आपको एग्जाम में ओनली कॉज पूछें, प्राइमरी सेकेंडरी ना दें, तो प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज में जो मेन कॉज है PPH का वो होता है यूट्राइन अटोनिसिटी। क्या होगा, यूट्राइन अटोनिसिटी है जो मेन कॉज होता है किसका, PPH का। यदि प्लेसेंटा एक्सपल्सन के विदिन 24 आवर के अंदर जो ब्लीडिंग होगी वो कहलाएगी प्राइमरी पोस्टपार्टम हेमरेज। यूट्राइन अटोनिसिटी इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी PPH। तो सेकेंडरी PPH कब होगा, जब 24 घंटे से लेकर डिलीवरी के 24 घंटे से लेकर 6 वीक तक जो परपीरियम पीरियड है उसमें यदि ब्लीडिंग होती है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी पोस्टपार्टम हेमरेज।
मोस्ट कॉमन कॉज है यूट्राइन एटोनिसिटी, लैस्ट्रेशन, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। यदि सेकेंडरी पीपीएच की बात करें तो प्राइमरी की बात करें तो यूट्राइन एटोनिसिटी, यदि सेकेंडरी की बात करें तो रिटेंड प्लेसेंटा। और रिटेंड प्लेसेंटा का मतलब है जब प्लेसेंटा बेबी एक्सपल्सन के बाद भी विदिन 30 मिनट के भी बाहर ना आए तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिटेंड। आईवी रूट से ऑक्सीटोसिन दिया जाता है यूट्रस को स्टिमुलेट करने के लिए, आईवी मेथाडोजिन दिया जाएगा और बाई मैनुअल मसाज की जाएगी यूट्रस की। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, इफ अ वुमन हैज नॉट बिगन टू मेंस्ट्रुएट टिल 16 ईयर ऑफ एज इट इज नोन एज। यदि कोई वुमेन 16 साल की एज तक उसके पीरियड्स आना स्टार्ट नहीं होते हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आते हैं, तो क्या कहलाएगा, प्राइमरी एमनोरिया, सेकेंडरी एमनोरिया, डिसमेनोरिया, फिर पॉलीमेनोरेजिया। क्या कंडीशन कहलाएगी यदि 16 साल की एज तक भी पीरियड्स नहीं आते हैं तो ये कंडीशन कहलाएगी प्राइमरी एमनोरिया, क्योंकि कभी भी नहीं आए हैं, 16 साल तक की एज हो गई नहीं आए हैं, तो ये कहलाएगा प्राइमरी एमनोरिया। सेकेंडरी एमनोरिया में ऐसा केस आएगा जिसमें पीरियड्स आपके पहले आते रहे हो लेकिन लास्ट 6 मंथ से आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहे हैं, तो वो कहलाएगा सेकेंडरी एमनोरिया। डिसमेनोरिया का मतलब होगा पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। फिर आता है यहाँ पर पॉलीमेनोरिया। तो पहले पॉलीमेनोरिया का मतलब होगा कि जो इंटरवल है जनरली जो 28 डेज का इंटरवल होता है उसकी जगह 21 डेज के इंटरवल में भी पीरियड्स आते हैं बार बार, तो वो कहलाएगा पॉलीमेनोरिया। मेट्रोरेजिया, मेनोरेजिया। मेट्रो का मतलब क्या है, ब्लीडिंग है जो इरेगुलर इंटरवल में हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल के। मेनोरेजिया में जो ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेकिन हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कहलाएगा मेनोरेजिया। मेनोमेट्रोरेजिया में दोनों कंडीशन कंबाइंड होंगी कि इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ साथ हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कहलाएगा मेनोमेट्रोरेजिया। नेक्स्ट वन है यहाँ पर When uterine contraction occurring after 20 weeks of gestation before 37 completed weeks of gestation it is known as। तो जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 20 वीक का जेस्टेशनल पीरियड हो गया है लेकिन 37 वीक के पहले ही आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, प्रीटर्म लेबर, प्रेसिपिटेट लेबर, पोस्टर्म प्रेगनेंसी या फिर नन ऑफ द अबव। तो ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें 20 वीक ऑलरेडी कंप्लीट हो गए लेकिन उसके 30 वीक कंप्लीट नहीं हुए हैं क्योंकि टर्म प्रेगनेंसी मानी जाती है, उसके पहले ही पेन आना स्टार्ट हो जाए, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्री टर्म लेबर। क्या कहलाएगा, कहलाएगा प्री टर्म लेबर। नेक्स्ट है यहाँ पर विच काइंड ऑफ मेडिकेशन इज यूज टू पोस्टपोन द प्रीटर्म लेबर। अब अभी हमने पढ़ा कि प्रीटर्म लेबर हो गया कि 37 वीक के पहले यदि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीटर्म लेबर। अब कौन सी मेडिसिन हम यूज़ करेंगे जिससे हम प्रीटर्म लेबर को पोस्टपोन कर सकते हैं, दैट मीन्स यदि 37 वीक में कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होते हैं तो हम कौन सी मेडिसिन देंगे जिससे क्या होगा, जो प्रीटर्म लेबर के जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो स्टॉप हो सके। टोकोलाइटिक्स एजेंट्स, ऑक्सीटोसिन, बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। कौन से एजेंट देके हम प्रेगनेंसी को पोस्टपोन कर सकते हैं, स्पेशली प्रीटर्म प्रेगनेंसी को, प्रीटर्म लेबर को, तो ये होंगे टोकोलाइटिक एजेंट। क्या होंगे, टोकोलाइटिक एजेंट। ये क्या काम करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको इनहिबिट करने का काम करेंगे। यूट्राइन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है उनको क्या करेंगे, इनहिबिट करने का काम करेंगे। कौन, टोकोलाइटिक्स एजेंट। और यदि यहाँ पर ये जो और मेडिसिन की यदि बात करें हम तो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट का भी काम करेंगे। वे क्यों करेंगे, क्योंकि यदि ऑक्सीटोसिन दिया तो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट होंगे, लेकिन जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रीटर्म लेबर में आ रहे हैं, प्रीटर्म 37 वीक के पहले ही आ रहे हैं, तो हम उनको इनहिबिट करने का काम करना है, जितने आ रहा है उनको रोकने का काम करना है। तो ये काम कौन करेगा, टोकोलाइटिक्स ड्रग्स। नेक्स्ट है यहाँ पर बबलर असेसमेंट इज यूज्ड इन विच पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। तो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में, एंटीनेटल पीरियड में, इंट्रानेटल पीरियड में, पोस्ट नेटल पीरियड में या फिर नन ऑफ द अबव। तो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है प्रेगनेंसी में पोस्ट नेटल पीरियड में, आफ्टर द डिलीवरी है जो बबलर असेसमेंट यूज़ किया जाता है। बबलर असेसमेंट का मतलब है ब्रेस्ट, यूट्रस, बॉवल्स, ब्लैडर, लोचे, एपिजियोटॉमी या फिर सी सेक्शन हुआ है तो कैसे इंसीजन है, ये सभी यहाँ पर यूज़ किए जाएंगे। और यहाँ पर जो ई का मतलब होता है, इसका मतलब इमोशंस भी होंगे कि मदर के डिलीवरी के बाद क्या इमोशंस देखने को मिल रहे हैं अपने बेबी को देख के, या फिर क्या आउटकम है माँ की, तो वो इमोशंस भी आ सकते हैं। तो बबलर असेसमेंट का आपको फुल फॉर्म पूछ सकते हो। बबलर असेसमेंट में पोस्टपार्टम असेसमेंट होगा आफ्टर डिलीवरी,
ब्रेस्ट से जो मिल्क है सीक्रेट हो रहा है ना, यूट्रस किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बाउल्स, ब्लैडर और लोचिया किस तरीके का है, ये सभी चीज़ें किसमें आएंगी, बबलर असेसमेंट में। नेक्स्ट इज द परसेप्शन ऑफ एक्टिव फीटल मूवमेंट दैट इज फेल्ट बाय द मदर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नोन एज। तो मदर को जो फर्स्ट फीटल मूवमेंट फील होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्विकनिंग। यदि प्रीमी पैरा मदर है तो 20 वीक के बाद होंगे, मल्टी है तो 16 वीक के बाद। जनरली आपको एग्जाम में आता है तो आपको मार्क करना है 20 वीक की प्रेगनेंसी में फील होना स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट वन है यहाँ पर डिले कॉर्ड क्लैंपिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। तो कॉर्ड क्लैंप है यदि हम डिले करते हैं तो किस केस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होगी, दैट मीन्स ऐसे केस में बहुत जल्दी कॉर्ड को क्लैंप करना है। बेबी बॉर्न टू एनेमिक मदर, RH इनकम्पैटिबिलिटी, प्रीटर्म बेबी, बेबी विथ बर्थ वेट मोर देन 2.8 kg। डिले कॉर्ड क्लैंपिंग का मतलब है कि हमें जो हम कॉर्ड क्लैंपिंग का ड्यूरेशन है उसके पहले ही हमें कॉर्ड को क्लैंप करना है, ना कि देर लगानी है। तो यदि बेबी एनेमिक मदर से बॉर्न हुआ है तब हमें कॉर्ड को डिले ही क्लैंप करना है। क्यों? क्योंकि जो अम्बिलिकल कॉर्ड का जो ब्लड है वो भी बेबी में चला जाएगा। प्रीटर्म बेबी है तो भी बेबी को ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो ब्लड भी चला जाएगा। और यदि जिसका वेट 2.8 kg है दैट मीन्स बेबी क्या है, नॉर्मल बर्थ वेट वाला बेबी है, तो इसमें हमें डिले कॉर्ड क्लैंप करने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, RH इनकम्पैटिबिलिटी में। क्यों? क्योंकि जो एंटीबॉडी है, मदर की एंटीबॉडी बेबी को ट्रांसफर ना हो पाए, इसीलिए हमें एज अर्ली एज पॉसिबल कॉर्ड को क्लैंप करना है एंड देन आफ्टर द कट करना है। नेक्स्ट वन, it is defined as the time from a delivery of the placenta through the first few weeks after the delivery is known as। तो टाइम पीरियड यहाँ पे पूछा है प्लेसेंटा एक्सपल्सन से लेके बेबी डिलीवर होने के बाद का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाएगा, परपीरियम, एंटीनेटल पीरियड, लोचिया या फिर पायरेक्सिया। तो यहाँ पर ए पीरियड कहलाता है परपीरियम पीरियड। जनरली कितने दिन का होता है, 42 डेज या फिर 6 वीक का पीरियड माना जाता है परपीरियम पीरियड। 6 वीक और 42 डेज का पीरियड माना जाता है परपीरियम पीरियड। अब यदि इसी परपीरियम पीरियड में फीवर आ जाता है तो ये कहलाएगा परपीरियल पायरेक्सिया। नेक्स्ट है यहाँ पर हाउ मच अमाउंट ऑफ एलिमेंटल आयरन कंटेंट बाय 1 टैबलेट ऑफ फेरस सल्फेट। तो फेरस सल्फेट की एक टैबलेट में कितना एलिमेंटल आयरन होगा, 40 mg, 50 mg, 70 mg या फिर 60 mg। तो जो आयरन की जो टैबलेट होती है तो उसमें कितना एलिमेंटल आयरन कितना होगा एक फेरस सल्फेट में, तो वो होता है 60 mg। कितना होगा, 60 mg रहेगा एलिमेंटल आयरन एक फेरस सल्फेट की टैबलेट में। और जो यहाँ पर इक्विवेलेंट है 60 mg एलिमेंटल आयरन इज इक्विवेलेंट टू 300 mg फेरस सल्फेट, 180 mg फेरस फ्यूमरेट और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट। यदि अब आपको एग्जाम में आता है कि 60 mg एलिमेंटल आयरन है तो किसके इक्वल होगा, तो होगा 300 mg फेरस सल्फेट हेप्टोहाइड्रेट के, 180 mg फेरस फ्यूमरेट के और 500 mg फेरस ग्लूकोनेट के। ये आपको वॉल्यूम याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पर बीटा-2 ट्रांसफेरिन इज अ स्पेसिफिक टेस्ट डन इन विच कंडीशन। तो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट है किस कंडीशन के लिए किया जाएगा, एलर्जिक रेनाइटिस के लिए, लूपस वल्गैरिस के लिए, मलेरिया के लिए या फिर CSF राइनोरिया के लिए। तो किस केस में है जो बीटा-2 ट्रांसफेरिन टेस्ट है किया जाएगा, तो ये टेस्ट किया जाता है CSF राइनोरिया के लिए। किसके लिए, CSF राइनोरिया, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोरिया। एक ऐसी कंडीशन होगी जो फ्लूइड है, क्या है, जो ब्रेन का ये फ्लूइड है क्या होने लगता है, लीक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये नोज और साइनस के थ्रू आपके बाहर आएगा। जब आप नाक से आपकी जो पानी आता है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब यदि यही फ्लूइड कहाँ से आने लगे, नाक से आने लगे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, तो ये कहलाता है क्या कहलाएगा, CSF राइनोरिया। अब CSF राइनोरिया को डिटेक्ट करने के लिए एक तरीके से सेंसिटिव और स्पेसिफिक टेस्ट भी है। किसके लिए, कि CSF फ्लूइड है जो आपका क्या है, जो CSF फ्लूइड है वो बाहर किस तरीके से आ रहा है, तो इसके लिए टेस्ट किया जाएगा, वो कहलाएगा बीटा-2 ट्रांसपेरेंट टेस्ट है। और जो यहाँ पर वाटरी और रनी नोज है इसमें आपका CSF तो नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाएगा। और जनरली CSF राइनोरिया देखने को मिलेगा जब है तो ब्रेन इंजरी हुई हो या फिर स्कल बोन्स में किसी भी तरीके का फ्रैक्चर
व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षित बीमा योजना। तो प्रधानमंत्री की जो सुरक्षित बीमा योजना है 9 मई 2015 को लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग जो कवर अमाउंट है, पैसा है, वो कितना दिया जाएगा, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख या फिर 4 लाख। तो जो कवर अमाउंट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का वो है कितना, 2 लैक्स, कितना, 2 लाख या फिर 2 लैक्स कह सकते हैं हम जिसको। तो ये लॉन्च हुई थी योजना 9 मई 2015 को। कब हुई थी, 9 मई 2015 को इसको लॉन्च किया था। लेट फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जिनकी डेथ हो गई है, तो उन्होंने इसके लिए लॉन्च किया था 9 मई 2015 को। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ नोन एज। तो नंबर ऑफ कुछ नए केस आना किसी भी एक डिफाइंड पीरियड में क्या कहलाएंगे, इंसिडेंस केस, प्रिवलेंस पीरियड, पॉइंट प्रिवलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो ये कौन से केस कहलाएंगे, तो ये केस कहलाएंगे इंसिडेंस केस। कौन से केस कहलाएंगे, इंसिडेंस केस। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो जैसे अभी यूपी में पेपर हुआ था, तो जो न्यूट्रिशनल वीक है कौन सा है या फिर वर्ल्ड फूड डे कौन सा है, खाद्य दिवस, ऐसे ही एंटी मलेरिया मंथ भी आपको लास्ट टाइम एमपी में आया था। तो ये है यहाँ पर एंटी मलेरिया मंथ हम कब मनाते हैं, जून में। कब मनाते हैं, जून में। लोगों के लिए मच्छर किस तरीके से हमें भगाना है या फिर कौन सी मेथड के थ्रू लार्वा होने से रोकना है, ये सभी चीज़ों के बारे में जानकारी दी जाती है। कब दी जाती है, जून में, क्योंकि जून में सबसे ज़्यादा मच्छर हैं जो ब्रीडिंग करेंगे, तो उसी को रोकने के लिए ये यहाँ पे बताया जाएगा। वाटर को किस तरीके से एक जगह भरने से रोकना, ये सभी चीज़ें जून में घर घर जाके भी इवन जो गांव में स्पेशली होती हैं। तो ये क्या है, एंटी मलेरिया मंथ। नेक्स्ट वन, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो पानी की जो हार्डनेस है वो किसकी प्रेजेंस के कारण होगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के, कैल्शियम मैग्नीशियम नाइट्रेट के या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो पानी की जो हार्डनेस है, क्या है, पानी की हार्डनेस है, कहते हैं कि पानी, हमारे यहाँ का पानी बहुत हार्ड है। तो ये पता कैसे चलता है, कहीं कहीं आपने सुना होगा पानी में साबुन फट गई, लोकल लैंग्वेज की बात करें यदि हम, तो यहाँ पर वही है कि पानी की हार्डनेस का पता चलता है कि पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट कितना ज़्यादा है। ये प्रेजेंट करेगा किसके लिए, पानी की हार्डनेस के लिए। टेम्पररी हार्डनेस होती है जो वाटर की, वो किसके कारण होगी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की प्रेजेंस के कारण। नेक्स्ट है यहाँ पर लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल कैन बी सीन इन। तो लो प्रोजेस्टेरॉन लेवल है किसमें देखने को मिलेगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, एपीएच में, पीपीएच में या फिर मल्टीपल जेस्टेशनल पीरियड में। लो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, दैट मीन्स जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए। तो ये किस केस में है जो कम इसका लेवल देखने को मिलेगा, तो ये देखने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। किसमें, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या रहेगा, कम रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको जो नॉर्सेट का 2 बार पेपर हो चुका है, 2020 और 21 में दोनों बार आया है क्वेश्चन है यहाँ पर पेन इन काफ और डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फुट और हॉमन साइन में इंडिकेट। तो हॉमन साइन किस में देखने को मिलेगा कि जब आप पैर को डॉर्सी फ्लेक्शन वे में फोल्ड करेंगे तो पेन होगा आपको, इसको हम क्या कहेंगे, हॉमन साइन। और किस में देखने को मिलेगा, एन्यूरिज्म में, सेल्यूलाइटिस में, लिम्फेडीमा में या फिर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। तो हॉमन साइन देखने को मिलेगा थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। इस तरीके से जो काफ मसल्स हैं यहाँ पर आपको पेन होगा जब भी आप पैर को अपना डॉर्सी फ्लेक्शन वे में टर्न करने की कोशिश करेंगे। तो साइन कहलाएगा हॉमन साइन। और किस डिसीज में देखने को मिलेगा, तो डीबीटी और थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में साइन आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब इज यूज टू मैनेज अपर जीआई हेमरेज ड्यू टू ईसोफेगल वेरिसेस। तो ईसोफेगल वेरिसेस के कारण जो अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है उसको हम कौन सी ट्यूब के थ्रू मैनेज करेंगे, टी ट्यूब, पेनरोज ड्रेन, ईटी ट्यूब या फिर सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब एग्जाम में आती हैं। तो यदि अपर जीआई हेमरेज हो रहा है तो ये जो हम ट्यूब यूज़ करेंगे वो होगी सेंगस्टन हेमरेज ट्यूब। इस तरीके से आपको सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब है जो आपको एग्जाम में आती है और अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है तो उसको मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी। तो यदि हमने MgSO4 का किसी को ओवरडोज दे दिया
मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज दे दिया, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एंटीडोट होना चाहिए। तो क्या यूज़ किया जाएगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट, नेलोक्सोन, विटामिन के या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो एंटीडोट यूज़ किया जाएगा वो कौन सा होगा, वो कहलाएगा कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्या होगा, कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी। तो प्रैक्टिकल रियलिटी से कौन सा जो माइंड है सेट रहेगा, हाइपर ईगो का, सुपर ईगो, आईडी या फिर ईगो। तो जो चीज़ें प्रैक्टिकल रियलिटी बेस्ड होंगी वो होंगी किसमें, ईगो में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्या, ईगो। नेक्स्ट वन है यहाँ पर वर्टिगो इज ड्यू टू प्रॉब्लम इन। तो वर्टिगो में क्या होगा, आपका जो बॉडी का बैलेंस है वो आप प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। तो ये किस में प्रॉब्लम के कारण होगा, मिडिल ईयर में, एक्सटर्नल ईयर में, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर इनर ईयर। वर्टिगो टिनिटस एक क्लासिकल साइन होता है मैनर्स डिसीज के, और इसमें कौन सा ईयर अफेक्ट होगा, तो वो होगा इनर ईयर। कौन सा, इनर ईयर। जो कोक्लियर पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे अफेक्ट होगा। तो ये क्या है, यहाँ पर इनर ईयर में वर्टिगो की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। तो यदि हर्निया को सर्जरी के थ्रू रिपेयर किया जाता है, याद रखना रिपेयरिंग पूछे तो अलग है, काटा जाए वो अलग बात है। यहाँ पर कहा है कि रिपेयरिंग की जानी है तो क्या कहलाएगा, लेप्रोस्कोपी, फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी या फिर हर्नियोरेफ्री। तो जब अनास्टोमोसिस कहा जाए आपको, दैट मीन्स कुछ भी जोड़ा जाना है। रेफ्री कहा जाए मतलब रिपेयर किया जाना, टॉमी कहा जाए मतलब काट के उस चीज़ को अलग किया जाना। तो यहाँ पर सर्जिकल रिपेयरिंग पूछी जाती है तो वो कहलाएगा हर्नियोरेफ्री। क्या होगा, हर्नियोरेफ्री। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। तो एलर्जिक रिएक्शन के लिए इंट्राडर्मल रूट से ही क्यों इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बिकॉज इट इज़ ईजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली या फिर इट इज़ लेस पेनफुल। तो जो यहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इनको लगाने का एक रीज़न होता है कि बहुत स्लो होंगे, क्या डिफ्यूज़ होंगे, स्लो। इन केस आपको कुछ प्रॉब्लम भी है, स्लो इनका डिफ्यूज़न होगा तो आप उसको रिट्रीट कर सकते हैं। यदि आपने आईवी रूट से कोई भी चीज़ को टेस्ट किया तो उनको तुरंत एज एन फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करेगी, जिसको ठीक करना आपके बस में नहीं होगा। इसीलिए जितने भी इंट्राडर्मल इंजेक्शन कब लगते हैं, या तो कोई सेंसिटिविटी चेक की जानी हो, मेडिसिन की एलर्जी तो नहीं है, आपको उन सभी में इंट्राडर्मल रूट ही अपनाया जाता है। तो क्योंकि इनका डिफ्यूज़न कैसा होगा, बहुत ही स्लो होगा, इसलिए। नेक्स्ट है यहाँ पर अ नर्स शुड मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज द ड्रग। तो जब आप ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो क्या इनटेक और आउटपुट आपको मेजर करते रहना। इंक्रीज द थर्स्ट, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज टॉक्सिटी ऑफ किडनी या फिर कॉज वाटर रिटेंशन। क्या काम है जो कर सकते हैं, यदि आपने ऑक्सीटोसिन दिया तो आपको इनटेक आउटपुट मॉनिटर क्यों करना है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन देंगे हम तो वाटर रिटेंशन का काम भी कर सकता है। क्या करेगा, ये वाटर रिटेंशन का काम करेगा। क्योंकि ये क्या करेगा, जब ऑक्सीटोसिन हमने दिया तो ये जो एंटी डायरेटिक हार्मोन जिसको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, उसी की तरह ये क्या करेगा, ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों मिलके क्या करेंगे, सेम वही काम करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो वाटर को रेगुलेट करने का काम तो एडीएच करेगा आपके ब्लड में, लेकिन जब यदि हमने ऑक्सीटोसिन लंबे टाइम तक दिया तो यही वाटर को इंटॉक्सिकेट करने का काम ही स्टार्ट कर देगा। इसीलिए क्या करना है, जब भी आप ऑक्सीटोसिन देते हैं तो इनटेक आउटपुट चार्ट को भी मैनेज करते रहना है और देखते जाना है। नेक्स्ट वन, स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस किस बच्चे में देखने को मिलेगा, जिसको काइफोसिस होगा, लॉर्डोसिस होगा, टेलीपेज होगा या फिर ऑल ऑफ दी अबव, सभी चीज़ें होंगी। तो स्वे बैक अपीयरेंस में बच्चा कैसा होगा, जिसकी जो बैकबोन होगी कैसी होगी, एक तरीके से हमें कह सकते हैं स्वान टाइप की देखने को मिलेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वे बैक अपीयरेंस। और ये देखने को मिलेगा किसमें, लॉर्डोसिस के बच्चे में। देखिए लंबर लॉर्डोसिस में बच्चे का शेप है जो कैसा होगा, आगे की तरफ झुका हुआ हो, गर्दन उठी रहेगी। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, स्वे बैक अपीयरेंस। और ये देखने को मिलेगा किसमें, लॉर्डोसिस के बच्चे में। नेक्स्ट है यहाँ पर
विच टाइप ऑफ एपिथेलियम इज एफिशिएंट इन जनरेटिंग न्यू सेल्स टू रिप्लेस डेड सेल्स डैमेज्ड बाय मैकेनिकल फ्रिक्शन। तो कौन से एपिथेलियल टिश्यू हैं जिनमें ये क्षमता होती है कि जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर लें, बहुत जल्दी नई सेल्स को रीजनरेट करने का काम करेंगे। तो कौन से ऐसे टिश्यूज़ हैं? ट्रांजिशनल, कॉलुमनार, स्ट्रेटिफाइड या फिर स्क्वेमस एपिथेलियम। कोई डेड सेल्स हैं तो उनको तुरंत रिप्लेस करने का काम करेंगे नई सेल्स को जनरेट करके, तो वो कहलाते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। क्या होंगे? स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। जो अब यहाँ पर टिश्यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, यहाँ पर ओनली स्ट्रेटिफाइड टिश्यूज़ के बारे में बताया है, सिंपल क्यूबाइडल, सिंपल कॉलुमनार और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो यहाँ पर ये जो टिश्यूज़ हैं इनके आपको फंक्शन, क्योंकि अभी जो यूपी में पेपर हुआ था वहाँ पर यूट्रस की जो इनर लेयर है कौन से टिश्यूज़ से मिलके बनी होती है, तो सभी टिश्यूज़ के आपको एपिथेलियम, जो स्पेशली एपिथेलियम टिश्यू हैं और जो कनेक्टिव टिश्यू हैं इनके आपको फंक्शन जरूर एग्जाम में आते हैं। वो कहाँ पर कौन से टिश्यू रहेंगे, तो आपको पूरा टिश्यू सेक्शन है जो एक बार रीड आउट कर लेना है, आपके एग्जाम में रखा हुआ जरूर मिलेगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच इनहिबिट द ग्लूकागॉन सीक्रेशन। तो कौन सा हार्मोन है जो ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को सप्रेस करने का काम करेगा? अमीनो एसिड, एक्सरसाइज, सोमेटोस्टेटिन या फिर बीटा अगोनिस्ट। तो जो हार्मोन ग्लूकागॉन सीक्रेशन को इनहिबिट करने का काम करेगा वो होगा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। क्या होगा? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। नेक्स्ट है वाइट सेल्स आर सीन इन। तो वाइट सेल्स किस डिसीज में देखने को मिलेंगी? इम्यून ह्यूमोलाइसिस में, G6PD डेफिशिएंसी में, मलेरिया में या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो वाइट सेल्स हैं इनके लिए ये कब देखने को मिलेंगी? जब ऑक्सीडेटिव हीमोलाइसिस की प्रोसेस होगी, और ये प्रोसेस होती किसमें? G6PD डेफिशिएंसी में, तभी वाइट सेल्स देखने को मिलेंगी। तो वाइट सेल्स जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस डेफिशिएंसी होती है तब वाइट सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये क्या करेंगी? अनकंट्रोल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा जो कि हीमोग्लोबिन के कारण ये आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मेनली आपको यही याद रखना, वाइट सेल्स, G6PD डेफिशिएंसी, जब आपकी बॉडी में G6PD डेफिशिएंसी होगी, इसकी कमी होगी, तभी सेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अडॉप्टेड फॉर ओपनिंग द एयरवे इफ पेशेंट सस्पेक्टेड स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। तो यदि पेशेंट है तो हम उसको कौन सी मेथड यूज़ करेंगे एयरवे ओपन करने के लिए? जब आपको डाउट है कि पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई हो, तो यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, यदि आपने कोई भी गलत मेथड यूज़ की तो तुरंत उसकी स्पाइन क्या हो जाएगी? डैमेज हो जाएगी। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मेथड, चिन लिफ्ट मेथड, जॉ थ्रस्ट मेथड या फिर हेलमेट मेथड। जो मेथड यूज़ की जाएगी वो होगी जॉ थ्रस्ट मेथड। ये देखिए यहाँ पर कौन सी मेथड होगी? जॉ थ्रस्ट मेथड। इसमें आपको चिन लिफ्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर RTA का पेशेंट है या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का पेशेंट है, तो हम इसमें जॉ थ्रस्ट मेथड यूज़ करके एयरवे को ओपन करेंगे, जिससे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको हम क्या कर सकें? प्रिवेंट कर सकें। अदरवाइज यदि हमने रॉन्ग मेथड यूज़ की या फिर कोई और हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट यूज़ किया तो भी स्पाइन कॉर्ड में इंजरी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, इसलिए जॉ थ्रस्ट मेथड अपना के एयरवे को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट टेक्निक ऑफ असेसमेंट हेल्प टू डिटरमाइन कीटो एसिडोसिस। तो कीटो एसिडोसिस के लिए कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी? पाल्पेशन, इंस्पेक्शन, ऑस्कल्टेशन या फिर ऑल्फैक्शन। तो यहाँ पर जो मेथड बेस्ट होगी कीटो एसिडोसिस को डिटेक्ट करने के लिए वो होगी यहाँ पर ऑल्फैक्शन। क्या होगी? ऑल्फैक्शन। क्योंकि पर्सन जब सांस लेगा तो उसकी जो सांसें होंगी उससे आपको स्मेल टाइप से आएगी, कीटोन बॉडीज़ के कारण क्या होगी? आपको स्मेल आएगी। तो यहाँ पर बेस्ट मेथड क्या होगी? ऑल्फैक्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर 8th क्रेनियल नर्व अफेक्ट। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व से क्या अफेक्ट होगा? टच, टेस्ट, स्मेल या फिर इक्विलिब्रियम। तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या है? वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती हैं, तो 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है वेस्टिबो कोक्लियर नर्व। हियरिंग के साथ साथ बॉडी बैलेंस के लिए भी हेल्प करेगी, जो कोक्लियर पार्ट है वो। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है बॉडी बैलेंस। तो यहाँ पर 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व क्या अफेक्ट करेगी? बॉडी बैलेंस और इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सिम्टम ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया का कौन सा सिम्टम यहाँ पे नहीं है? ड्राई लिप्स, सेकीनेस, ब्लड विजन या फिर फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। तो
क्या है जो इसका साइन नहीं है? तो हाइपोग्लाइसीमिया का जो साइन नहीं है वो है यहाँ पर ड्राई लिप्स होंगे, सेकीनेस होगी, ब्लड विजन होगा। लेकिन फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर आपको किस में देखने को मिलेगा? डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, ना कि हाइपोग्लाइसीमिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? फ्रूट ब्रीथ ऑर्डर। नेक्स्ट वन है यहाँ पर द टाइप ऑफ जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन ईयर ऑसिकल्स। कौन से जॉइंट्स हैं जो ईयर ऑसिकल्स? ईयर ऑसिकल्स का मतलब मेलियस, इनकस, स्टेपस, इन तीनों हड्डियों के बीच में रहेंगे। इनको ईयर बोन और ईयर ऑसिकल्स भी कहा जाता है। इन तीनों के बीच में कौन से जॉइंट्स होते हैं? साइनोवियल, फाइब्रस, सेकेंडरी कार्टिलेजियस या फिर प्राइमरी कार्टिलेजियस। तो यहाँ पर जो ईयर ऑसिकल्स है या फिर ईयर बोन्स है, मिलियस, इनकस, स्टेपस, तो इनके बीच में जो जॉइंट्स होते हैं वो होते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स। अब यदि इन बोन्स का शेप पूछें तो याद रखना है मेलियस, इनकस और स्टेपस। तो स्टेपस होगी स्ट्रिप शेप में, जो इनकस है वो एनविल शेप में होगी, और जो मेलियस है वो हथौड़े के शेप में होगी, जिसको हैमर कहेंगे हम। नेक्स्ट है यहाँ पर द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज़ नोन एज। तो यहाँ पर कौन सी प्रोसेस है जो हम फूड लेके जाएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में? वो एलिमिनेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन या फिर इंजेशन। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड ले जाने की पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी? इंजेशन। क्या कहलाएगी? इंजेशन। नेक्स्ट है यहाँ पर एलन टेस्ट इज यूज्ड फॉर। तो एलन टेस्ट का यूज़ किसके लिए किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शन के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलन टेस्ट किया जाता है किसके लिए? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। किसके लिए? प्रोसीजर है जिसको हम एलन टेस्ट कहेंगे कि हाथ जो आपके हैंड में ब्लड का फ्लो प्रॉपर हो रहा है या नहीं, वो फाइंड आउट करने के लिए टेस्ट है जो किया जाएगा। और यहाँ पर किसी भी तरीके का थ्रोम्बस रेडियल आर्टरी में डेवलप तो नहीं हो रहा है, वो यहाँ पे चेक किया जाएगा। तो ये टेस्ट जो एलन टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा? इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। एग्जाम में आपको आ सकता है कौन सा टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो यह है एलन टेस्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू द कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जितने भी कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग होते हैं उनको होता है मेनली ये। तो ये किस नर्व के कंप्रेशन के कारण होता है? रेडियल नर्व के, अल्नर नर्व के, मीडियन नर्व के या फिर अल्नर आर्टरी के। तो कार्पल टनल सिंड्रोम जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर? मीडियन नर्व में कंप्रेशन के कारण ही देखने को मिलेगा, जिसमें नमनेस होगी, टिंगलिंग होगी, आपको लगेगा कि आपके हाथ में जान ही नहीं है। क्योंकि ये चीज़ मुझे भी कभी कभी अपने लेफ्ट हैंड में फील होने लगती है ज़्यादा काम करते करते, इसलिए। तो यहाँ पर मीडियन नर्व कंप्रेस होगी, तब यहाँ पर इस सिचुएशन के लिए हम क्या कहेंगे? कार्पल टनल सिंड्रोम। ये जनरली जो लोग लॉन्ग टर्म तक कंप्यूटर, स्पेशली आईटी वर्कर्स होते हैं, फिर लॉन्ग टाइम तक कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, उनको ये चीज़ डेवलप होती है। नेक्स्ट है यहाँ पर वॉल्व ऑफ हेंसनर इज प्रेजेंट इन। तो वॉल्व ऑफ हेंसनर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में, पैंक्रियाटिक डक्ट में, पैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो जो वॉल्व ऑफ हेंसनर रहेंगे ये रहते हैं नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में। ये देख एक तरीके के फोल्ड्स होते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो फोल्ड्स है ये देखने को मिलेंगे वॉल्व्स ऑफ हेंसनर। नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर एक तरीके के फोल्ड्स होते हैं लोअर साइड में। ये क्या करते हैं? यदि ये वेल डेवलप्ड हैं तो बैक फ्लो को रोक, लैक्राइमल सेक में वापस से जो नोज का जो फ्लो आ रहा है उसको रोकने का काम करेंगे। तो ये क्या है यहाँ पर? ये कहलाते हैं वॉल्व ऑफ हेंसनर्स, और रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में। नेक्स्ट है यहाँ पर विच डायग्नोस्टिक टेस्ट डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए जो एक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है वो कहलाता है सिक टेस्ट। कौन सा टेस्ट? सिक टेस्ट। अब यहाँ पर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हैं। टीबी के लिए किया जाता है माउंटेक्स टेस्ट, इसमें पीपीडी इंसर्ट किया जाएगा, जो प्रोटीन के जो डेरिवेटिव्स हैं आफ्टर 72 वीक के बाद सही रीडिंग दी जाएगी। फिर आता है 10, जो यहाँ पर एग्जाम में आपको माउंटेक्स टेस्ट से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या एडमिनिस्टर किया जाएगा, किस रूट से दिया जाएगा। फिर आता है टाइफॉइड, तो टाइफॉइड के लिए होता है विडाल टेस्ट। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए किया जाता है डिक टेस्ट, और टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। टेस्ट के नाम है, इन डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर
यूजुअल डोज ऑफ प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, तो पीपीडी माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में इंट्राडर्मल रूट से पीपीडी इंजेक्ट किया जाता है कि पॉजिटिव है या नहीं, तो कितना है जो दिया जाता है 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो जो पीपीडी का डोज दिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए वो होता है 5 IU। कितना? 5 IU। नेक्स्ट है यहाँ पर Which of the following is an immediate treatment given to a patient with an excessive bleeding from an open fracture? यदि किसी को ओपन फ्रैक्चर है, मतलब हड्डी टूट गई, ब्लीडिंग भी हो रही है, तो अब आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर जिसपे स्किन क्या है, इंटैक्ट है, स्किन में से ब्लीडिंग आपको नहीं दिख रही लेकिन इंटरनली बोन है जो ब्रेक हो गई है, तो वो होता है क्लोज्ड फ्रैक्चर। लेकिन ओपन फ्रैक्चर ब्लीडिंग दिख रही है आपको, तब आप कैसे मैनेज करेंगे? इमोबिलाइजेशन से, ब्रिंगिंग बोन्स टू नॉर्मल पोजीशन, ट्रीट फॉर शॉक या फिर प्रेशर ड्रेसिंग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग। यदि क्लोज्ड फ्रैक्चर में पूछे तो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी आपकी इमोबिलाइजेशन। ओपन फ्रैक्चर में पूछे तो आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि जो ब्लीडिंग हो रही है उसको कंट्रोल करना। तो आप उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? प्रेशर ड्रेसिंग के साथ में। तो यहाँ पर आप मार्क किसको करेंगे? प्रेशर ड्रेसिंग। यदि यही चीज़ आपको क्लोज्ड फ्रैक्चर में कहते, क्लोज्ड फ्रैक्चर में ब्लीडिंग देखने को नहीं मिलेगी, ओनली अंदर बोन्स बस टूटेगी, तो इमोबिलाइजेशन आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगा। लेकिन ओपन फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं, ब्लीडिंग हो रही है यहाँ पर, तो आप क्या करना है? पहले आपको ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है विद द प्रेशर ड्रेसिंग के। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो जो लोग इंसुलिन शॉट लेते हैं वो उनके लिए बेस्ट रूट कौन सा होता है? आईवी के थ्रू लगाना है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्राडर्मल। तो जो लोग इंसुलिन का शॉट लेते हैं उनके लिए कौन सा रूट बेस्ट होता है? सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नो नॉट मी, रिएक्शन ऑफ द पेशेंट इज सीन इन विच स्टेज ऑफ डेथ? टर्मिनल पेशेंट या फिर कोबलर रॉस की थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको जैसे भी देना है इसका आंसर देना। कोबलर रॉस ने थ्योरी दी थी, ग्रीफ की थ्योरी, उसके अकॉर्डिंग टर्मिनल पेशेंट है। तो यहाँ पर कौन सा रिएक्शन वो कह रहा है? नो नॉट मी। कौन सी चीज़ यहाँ पर वो प्रेजेंट कर रहा है? अपना गुस्सा दिखा रहा है, एंगर, बार्गनिंग कर रहा है, डिनाइल कर रहा है या फिर एक्सेप्ट कर रहा है? इस चीज़ का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्लास होगी कल अर्ली मॉर्निंग, उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, हैव अ गुड डे।